हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह जीआरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग बच्चों देख रहे थे फिजिक्स स्पेशल और आज हम फिजिक्स स्पेशल का अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगला लेक्चर देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बच्चों बात किया था सदिश के बारे में, सदिशों का योग कैसे जोड़ते हैं समानता चतुर्भुज नियम से। ठीक है, जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं या तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पर देख लें, या तो फिर हम पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप पहला और दूसरा वीडियो अगर आप देखे रहेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग बच्चों सदिशों को जोड़ने का जो नियम हम लोगों ने सीखा था वो तो सीखा था, आज कुछ और देखेंगे। जैसे अगर देखा जाए ये है तो ये क्या है, डायरेक्शन है। अगर दिशा देखा जाए तो हमारे पास कुल 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अगर देखा जाए तो इसे क्या कहेंगे, ईस्ट कहेंगे, पूर्व कहेंगे, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये बच्चों क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, दक्षिण, पूर्व, उत्तर और ये बच्चों पश्चिम। ये क्या है, मूल बिंदु। किसी चीज़ की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है बच्चों, हम ये सेंटर पर खड़े हो गए। अब यहाँ से हमारे तरफ क्या होगा, क्या कहते हैं, हम देखेंगे कि इधर क्या पड़ेगा, पीछे क्या पड़ेगा, दाएं क्या पड़ेगा, बाएं क्या पड़ेगा। ये हम लोग अपना देख लेते हैं, समझ लेते हैं कौन सी दिशा पड़ेगी। अब यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 दिशाएं हैं। अब इन 4 दिशाओं का बच्चों क्या होता है, एक इन 4 डायरेक्शन का एक सब डायरेक्शन होता है। ये एक ये और एक ये। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ ईस्ट। हम इसे कहेंगे उत्तर पूर्व। या बच्चों आप कहोगे सर ये नॉर्थ ईस्ट, इसे ईस्ट नॉर्थ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। चाहे आप इसे ईस्ट नॉर्थ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट नॉर्थ बोलिए। ठीक है, पूर्व उत्तर। ठीक है बच्चों, तो ये वाली दिशा क्या होगी, पूर्व उत्तर। अगर ये है वेस्ट नॉर्थ तो हम क्या लिखेंगे, इसे WN, या लिखेंगे हम लोग NW। पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। ठीक है, हम इसे लिखेंगे साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम, या हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पश्चिम दक्षिण। ठीक है बच्चों, दो के दोनों हम लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे बच्चों तो साउथ ईस्ट, या हम लोग लिखेंगे ईस्ट साउथ। समझ में आ गया ये चीज़। अब बच्चों क्या होगा कि जैसे अब इसी पे सवाल क्या बनेगा कि जैसे हमने कह दिया एक व्यक्ति है, ये दिशा है, समझिएगा, यहाँ पर खड़ा है। वो हमेशा कोई भी व्यक्ति यहीं पर खड़ा रहेगा। वो पहले 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये तो उत्तर किधर है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। वो उत्तर की ओर जाता है तो 2 किलोमीटर वो क्या हो गया, उत्तर की ओर गया। ठीक है बच्चों, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। अब वो मुड़ जाता है किधर, दाहिने। तो अब ये बच्चों इधर से दाहिने मुड़ेगा तो दायां कौन है, आप उसी डायरेक्शन में खड़े हो जिस साइड में वो जा रहा है। अब वो कहाँ मुड़ेगा, दाहिने तरफ, तो यहाँ मुड़ा, तो दाहिने गया 3 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए अब वो अपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में खड़ा है, प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में खड़ा है, तो बच्चों प्रारंभिक स्थिति क्या उसकी यही थी, जहाँ से चलना शुरू किया, क्या वो स्थिति इसकी ये है। अब वो कहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर। तो प्रारंभिक स्थिति से कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है कि नहीं बच्चों, बताइए। प्रारंभिक स्थिति से नॉर्थ ईस्ट में वो खड़ा है कि नहीं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ है, ये क्या है, डायरेक्शन है। अगर अब बच्चों इसी पे हम सवाल लिखे तो क्या होगा सवाल, जरा देखते हैं। एक सवाल है, एक कार पूर्व दिशा में
दिशा में 3 किलोमीटर चलकर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। कह रहा कार का विस्थापन कितना होगा, कार का विस्थापन कितना होगा, कार का विस्थापन कितना होगा। तो बच्चों आप सीधा सीधा डायरेक्शन बनाओ। ये आपने डायरेक्शन बनाया, ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। कार कहाँ है, यहाँ पर। तो सबसे पहले वो चलता है, कितना चलता है, पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर। तो बच्चों पूर्व दिशा में ये 3 किलोमीटर चल लिया, ठीक है बच्चों, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में उसने चल लिया, इस दिशा में, ठीक है, पूर्व दिशा में। और फिर कह रहा है कि उत्तर की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो उत्तर बच्चों किधर है, ऊपर की ओर। तो उत्तर की ओर मुड़ जाता है और कह रहा है कि 4 किलोमीटर चलता है। लो बेटा, मुड़ गया और 4 किलोमीटर गया, ठीक है, अब फिर रुक जाता है। कह रहा है बताइए कार का विस्थापन कितना होगा। तो बच्चों कार का विस्थापन क्या होगा, उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या, ये बिंदु है, ये क्या हो गई प्रारंभिक स्थिति, और ये क्या हो गई बच्चों अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। तो बच्चों विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है, जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, वही क्या होता है, विस्थापन होता है। तो बच्चों अगर उसका विस्थापन की बात किया जाए, क्या बच्चों यही वाली दूरी विस्थापन होगी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होगी, सबसे कम दूरी होगी बच्चों, क्या यही वाली दूरी होगी। तो ये जो दूरी है ये क्या हो गया, आपका विस्थापन हो गया। यही बच्चों क्या हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या ये पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है। अगर हम इसे नाम दे दें ए बी सी, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो बच्चों सीधा सीधा ए बी का मान कितना है, 3 किलोमीटर, बी सी का मान कितना है, 4 किलोमीटर। मान किसका पूछा है, ए सी का मान पूछा है। तो ए सी बराबर बच्चों कितना निकालना है। तो अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये इस भुजा का वर्ग बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी का मान बच्चों कितना है, 3 का स्क्वायर, बी सी का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। तो बच्चों 16 9 कितना हो जाएगा, 25। तो ए सी स्क्वायर बराबर बच्चों कितना आ गया, 25 आ गया। तो अब अगर हम ए सी बराबर निकालें तो यहाँ से बच्चों क्या 5 किलोमीटर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी का मान कितना आ गया, 5 किलोमीटर। इसका मतलब कि ये जो विस्थापन है ये बच्चों कुल कितना होगा, 5 किलोमीटर। समझ में आ गया बच्चों। तो विस्थापन क्या होता है कि जैसे बच्चों समझिएगा विस्थापन के बारे में, विस्थापन आगे चल के आप पढ़ोगे जब हम गति और विराम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। बच्चों मान लो एक बिंदु ये ए है और एक बिंदु क्या है, बी है। आप यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ पर अगर आप जाओगे ए से बी तक जाओगे तो आपके पास कई रास्ते हैं। आप ऐसे होके जा सकते हो, आप ऐसे होके जा सकते हो, आप चाहे जैसे जाओ, ठीक है। आप इधर से गए तो ये रास्ता, इधर से गए ये रास्ता। हमने कहा कि हम ए से बी तक गए तो बच्चों ए से बी तक चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो बच्चों जो रास्ता होगा वही क्या कहलाएगा, रास्ते की कुल लंबाई ही क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, दूरी, ठीक है, दूरी कहलाएगी, ठीक है। इस रास्ते से गया तो ये दूरी हो जाएगी बच्चों, समझ गए बच्चों। अब लेकिन विस्थापन की बात तो शुरू कहाँ से किया, ए से किया और गया कहाँ, बिंदु बी। तो इसके बीच जो सबसे कम डिस्टेंस, तो बच्चों किसी भी दो बिंदुओं के बीच सबसे कम डिस्टेंस सीधी रेखा खींच दो, वही क्या हो जाएगा, सबसे कम डिस्टेंस। तो ये वाली बच्चों जो लंबाई होगी यही क्या होगी, विस्थापन होगी। समझ में आ गया। तो बच्चों अगर हम कहें शुरू कहाँ से किया था, ए से, गया कहाँ तक, सी तक। ए से सी के बीच की दूरी बताओ। तो अगर ए से सी के बीच की दूरी अगर आप बच्चों जानोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 बराबर 4 × 3
7 क्या हो जाएगा किलोमीटर, तो कुल दूरी वो कितना चला 7 किलोमीटर। समझ में आ गया बच्चों? तो आपको समझ में आ गया होगा इस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एक प्रश्न मैं और दे रहा हूँ यहाँ पर, और आप उसे स्वयं करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए सवाल लिखते हैं। कह रहा है कि एक कार पहले 50 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर 150 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। कार का कुल विस्थापन तथा चली गई कुल दूरी बताइए। तो बच्चों इसका आंसर आप खुद बताओगे। ठीक है, इसका आंसर जरूर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग सब लोग रिप्लाई नहीं देते हो, ठीक है, तो आप लोग सब लोग लिखना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आया है। चले बच्चों, ये तो था डायरेक्शन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं। अब यहाँ बच्चों बात करते हैं कि जैसे मान लो एक वस्तु है, मान लीजिए बच्चों ये एक वस्तु है, यहाँ रखा है। अब इस पर बल लगेगा, तो अगर इस पर बल लगेगा तो सिंपल दो तरीके का बल लगता है अगर देखा जाए। तो एक क्या हो जाएगा, ऐसे बल लग जाएगा या तो ऐसे लग जाएगा, या तो बच्चों ऐसे बल लग जाएगा या तो ऐसे बल लग जाएगा। ठीक है ना, लेकिन बच्चों ऐसे ना लग के ये बल किसी कोण पे लगने लगे तब क्या होगा। तो आइए बच्चों इसी को हम लोग को क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो हेडिंग है सदिश का लंबवत घटक में वियोजन। ठीक है बच्चों, एक सदिश है, एक वस्तु है, इस पर सदिश लग रहा है। सदिश मान लो हमने बल लगाया, अगर देखा जाए बच्चों तो ये वस्तु यहाँ पर रखा है, ये मूल बिंदु पर। ये कौन सा अक्ष, ये x अक्ष। ये बच्चों कौन सा अक्ष, y अक्ष। ये x अक्ष का ऋणात्मक साइड है, ये धनात्मक। ये y अक्ष का ऋणात्मक और ये वाला धनात्मक। अब बच्चों या तो बल ऐसे इस पर लगे x अक्ष में, या तो बच्चों कहाँ लगे, y अक्ष में। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर बल कहाँ लगे बच्चों, x ऐसे लगे, किसी कोण पर अगर बल लगे ऐसे। अब ये सदिश यहाँ पर लग रहा है, बल ही चाहे विस्थापन ले लो, मतलब सदिश होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मान लो एक सदिश क्या है, a है, एक सदिश क्या है, a है। ठीक है बच्चों, अब एक सदिश a है, ऐसे लग रहा है, और ये x अक्ष पे कितना कोण है, x अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। तो याद रखिएगा बच्चों, जब किसी वस्तु पर सदिश कार्य करता है किसी कोण पर, तब वहाँ से हमेशा उसके दो घटक आते हैं, हमेशा उसके दो घटक आएंगे। एक बच्चों क्षैतिज घटक आएगा और एक क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जब किसी सदिश पर, किसी वस्तु पर सदिश सदिश 0 अंश तथा 90 अंश के अलावा किसी अन्य
अन्य कोण पर कार्यरत हो तब उस सदिश के दो घटक जिसे बच्चों हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, दो घटक कार्य करते हैं, जिसमें से पहला घटक है बच्चों क्षैतिज घटक और दूसरा बच्चों है ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है बच्चों, एक क्षैतिज घटक होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक को हम लोग बच्चों कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऊर्ध्वाधर घटक को वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट, दो घटक निकल के आया। अब बच्चों एक सदिश थीटा कोण पर कार्य करने लगा, x अक्ष से या y अक्ष से कोण बनाएगा। ये इधर से भी बना सकता है, ये इधर से भी बना सकता है। ठीक है बच्चों, तो x अक्ष से अगर थीटा कोण पर लगा है तो कह रहा है कि बताइए उसके दो घटक काम करेंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो बच्चों अब हम कैसे पहचानेंगे? एक चीज़ तो जान गए कि इसके दो घटक आएंगे, ए के दो घटक आएंगे, लेकिन कौन क्षैतिज होगा कौन ऊर्ध्वाधर होगा कैसे जानेंगे? तो बच्चों क्षैतिज घटक कौन वाला होगा? जो थीटा से जुड़ा होता है, वह क्षैतिज घटक होता है। क्या होगा बच्चों? क्षैतिज घटक। और जो थीटा से नहीं जुड़ा होता है वह ऊर्ध्वाधर घटक होता है। क्या होगा बच्चों? ऊर्ध्वाधर घटक। अब एक चीज याद रखिएगा बच्चों, क्षैतिज घटक में हमेशा cos थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? cos थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक में sin थीटा। अब आइए यही देखते हैं कैसे होता है। तो बच्चों एक सदिश ये लगा है, ठीक है। अब अगर हम इस पर ऐसे ले, सदिश यहाँ है तो इस पर हम डालें तो क्या ये हो जाएगा, और यहाँ का करें तो ये। अब बच्चों हम लोगों ने बात किया था उस दिन कि ऑर्थोगोनल सदिश जब था ये x अक्ष वाला, ये y और ये z वाला, तो यहाँ का बच्चों x था, यहाँ का क्या था? y था, यहाँ का क्या था? z था। तो इस पर हम लोगों ने क्या i कैप लिया था, इस पर क्या लिया था? j कैप, इस पर बच्चों क्या लिया था? k कैप। हम लोगों ने बात किया था ना। तो अब यहाँ पर अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ का ये सदिश अगर ये a है तो x अक्ष का बच्चों क्या होगा? सदिश ax होगा कि नहीं? x अक्ष का सदिश ax। अगर ये सदिश बच्चों क्या है? a है तो x अक्ष का सदिश ax और y अक्ष का सदिश क्या हो जाएगा? ay होगा बच्चों। अब बच्चों इस पर क्या होता है? i कैप और इस पर क्या होता है? j कैप। तो अगर मैं यहाँ से ax सदिश की बात करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ax i कैप होगा कि नहीं? बताइए बच्चों, उस दिन बताया था ना, ये क्या होगा? उसका परिमाण हो गया ax i कैप। और यहाँ पर अगर मैं ay सदिश की बात करूँ तो यहाँ क्या होगा? ay j कैप। समझ में आ गया बच्चों? अब एक चीज़ जरा देखिए, अब जरा समझिएगा, मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए और इधर मैं मिटा के इधर लिख रहा हूँ। तो बच्चों ये यहाँ से सदिश a लग रहा है, a वेक्टर। तो अगर ये कोण क्या है? थीटा है बच्चों। तो ये बताइए, ये ax है, ये ay है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो क्या यहाँ आएगा? इसको ऐसे मिलाऊं तो क्या ये यहाँ आएगा? अगर ये बच्चों ये वाला अगर ax है, अगर ये वाला ax है तो ये बताइए बच्चों क्या ये भी ax होगा कि नहीं? समांतर, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी।
अगर ये वाला ए वाई है तो ये वाला भी क्या होगा, ए वाई होगा कि नहीं बच्चों, बताइए, समझ में आ गया। अब हमने कहा थीटा जिससे जुड़ा होता है वो क्या होता है, क्षैतिज घटक। इसका मतलब कि ये वाला हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, क्षैतिज घटक होगा, क्योंकि बच्चों थीटा किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है ना, और इस वाले से क्या थीटा जुड़ा है, नहीं, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। समझ में आ गया बच्चों। तो ये क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक। अब बच्चों यहाँ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक का मान अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। अगर बच्चों इसका मान निकालना है तो देखिए यहाँ पर ये कोण क्या है, थीटा, और ये क्या है, ए वाई, और ये वाला क्या है, ए एक्स। अगर हमें ये वाला मान चाहिए, ये वाला, ये ए एक्स है, ठीक है, कोण के रूप में ये मान चाहिए, तो आप जानते हो बच्चों ये क्या है, और ये क्या है, सदिश ए, ये क्या है, ए वेक्टर। अब अगर हमें ए एक्स का मान चाहिए तो हम जानते हैं ये थीटा है, अगर ये वाला ले तो ये भुजा और ये भुजा, थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ये बच्चों क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, कर्ण। थीटा के सामने वाला लंब, ये बच्चों आधार, और ये कर्ण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से cos थीटा निकालूं तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटा कर्ण होगा कि नहीं। और बच्चों यहाँ से देखिए cos थीटा, आधार का मान बच्चों कितना है, ax है, आधार का मान कितना है, ax, और कर्ण का मान बच्चों कितना है, a है। तो अगर मैं इधर गुणा करूँ तो ax बराबर a cos थीटा होगा कि नहीं, बताओ बच्चों, ax बराबर a cos थीटा होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमेशा बच्चों क्या आता है, a cos थीटा। समझ में आ गया बच्चों, क्षैतिज घटक में हमेशा a cos थीटा लिखेंगे, a क्या है, सदिश है, ठीक है। अब अगर ऐसे देखें, ऐसे इधर देखें, तो अगर ये थीटा है, अब यहाँ से अगर साइन थीटा बच्चों निकालें तो साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा, कर्ण। लंब बच्चों कितना है, ए वाई, और बच्चों कर्ण कितना है, ए। तो अब बताओ अगर ए का इधर गुणा करेंगे तो ए वाई बराबर ए साइन थीटा होगा कि नहीं बच्चों। तो बताओ बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक क्या आ गया, ए वाई का मान आ गया ए साइन थीटा। समझ में आ गया बच्चों। तो ये घटक आपका है, क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ से बच्चों अगर हम बात करें, अगर यहाँ से बात करें तो अब हमारे पास दो समीकरण बन गया, समझिएगा, हमारे पास दो समीकरण बन गया। एक बन गया बच्चों ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, और ए वाई बराबर ए साइन थीटा। अब बच्चों परिणामी कितना है, ये क्या परिणामी, ए बराबर क्या होगा, हमेशा होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों अगर tan थीटा बराबर ले, अगर इन दोनों का हम क्या करते हैं, भाग कर इनका वो करते हैं, तो अगर हम ले यहाँ से ए वाई बटा ए एक्स करें तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपान ए कॉस थीटा। ए से ए कट गया तो साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, tan हो जाएगा कि नहीं, tan थीटा। और ये ए वाई बटा ए एक्स, तो यहाँ से बच्चों tan थीटा बराबर आपका क्या हो गया, ए वाई बटा ए एक्स। तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। अब आइए हम लोग अपने पुराने मकसद पे आते हैं जो आगे हम लोग बात कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक वस्तु पर सदिश कार्य कर रहा है, हमारे एक किसी वस्तु पर सदिश कार्य कर रहा है, तो उसके किसी कोण पर कार्य कर रहा है, तो उसके हमेशा दो घटक निकलेंगे, एक क्षैतिज घटक निकलेगा, एक ऊर्ध्वाधर। बच्चों इसमें कई लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं यहाँ पूरा क्लियर करा दे रहा हूँ। तो ये बच्चों सदिश हो गया, और ये यहाँ से सदिश ए कार्य कर रहा है, कहाँ से, थीटा कोण पर, इससे थीटा कोण पर कार्य कर रहा है। अगर थीटा कोण पर कार्य कर रहा है तो इसके क्या होंगे, दो घटक काम करेंगे। कौन घटक, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक बच्चों कौन होगा, क्षैतिज घटक वो वाला होगा जिससे थीटा जुड़ा होगा, थीटा इससे जुड़ा तो ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक।
क्षैतिज घटक को हमेशा a cos थीटा लिखते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक को a sin थीटा। अब बच्चों यहाँ देखो सदिश क्या है, a है तो a cos थीटा, यहाँ सदिश a है तो a sin थीटा। लेकिन बच्चों अगर यही सदिश a की जगह f होता तब क्या लिखते, तब यहाँ बच्चों हो जाता f cos थीटा और यहाँ क्या हो जाए f sin थीटा। समझ में आया बच्चों? तो जो कोड दिया रहेगा वही होगा, ठीक है। अब यही बच्चों अगर मैं कह दूं कि ये वस्तु है, इस पर बल लग रहा है ऐसे F, ये, और यहां से ये कोण कितना है थीटा। तो अब बताओ बच्चों, ये F है, ये F है, तो अब बताओ बच्चों कौन क्षैतिज घटक और कौन ऊर्ध्वाधर। तो हमने कहा थीटा जिससे जुड़ा होगा वो क्षैतिज घटक, थीटा जिससे नहीं जुड़ा होगा वो ऊर्ध्वाधर। तो थीटा किससे जुड़ा है, इससे। तो अब ये बच्चों क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक हो जाएगा, क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक में हमेशा क्या होता है, cos थीटा। तो ये f cos थीटा और ये बच्चों क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर, क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक। और इसका बच्चों मान क्या होगा, f sin थीटा होगा। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बच्चों जरा समझिएगा, मैं यहाँ एक चतुर्थांश बना रहा हूँ। अगर बच्चों समझिएगा, एक चतुर्थांश में बना रहा हूँ, 4 चतुर्थांश में बना, समझिएगा। एक, आप खुद बताइएगा, पहले आप समझ लीजिएगा, तब अगर ना समझ तब आगे देखिएगा। देखिए यहाँ पे वस्तु ऐसे लग रहा है बल, ठीक है, F थीटा कोण। अब बताओ बच्चों यहाँ पर कौन कौन से घटक आएंगे। देखिए अगर देखा जाए, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ। जो सदिश कार्य कर रहा है जिस चतुर्थांश में, वो उसी के बीच वही वाला घटक होगा। जैसे ये इधर लगा है तो इसका ये और ये वाला घटक, ठीक है, यहाँ है तो ये वाला होगा। अगर यहाँ है तृतीय चतुर्थांश में तो ये, ठीक है। तो अब बच्चों ये बताओ, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर थीटा इससे जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, f cos थीटा, ये क्षैतिज घटक, और ये क्या हो जाएगा, f sin थीटा, ये ऊर्ध्वाधर घटक। अब बताओ बच्चों इसमें कौन सा होगा, बताओ। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा इससे जुड़ा है, जिससे थीटा जुड़ा होगा वो हमेशा क्या होगा, cos थीटा, क्षैतिज घटक। तो f cos थीटा और ये बच्चों क्या हो जाएगा, f sin थीटा। अब यहाँ वाली बात करें तो थीटा इससे जुड़ा है तो f cos थीटा और ये f sin थीटा। अगर बच्चों यहाँ बात करें, थीटा इससे जुड़ा है तो f cos थीटा और ये f sin थीटा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ जो घटक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं सवाल पर। सवाल पर बच्चों चलते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु 60 न्यूटन का बल, एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल x अक्ष से 60 अंश के कोण पर लग रहा है, तो उस बल का क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लग रहा है x अक्ष से,
तो ये मान लो x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष, और हमेशा वस्तु बच्चों कहाँ होगा, इसी मूल बिंदु पर होगा। ठीक है, वस्तु यहाँ पर है, तो इस पर कितना बल लग रहा है, 60 न्यूटन का, 60 न्यूटन का बल लग रहा है। और x अक्ष से कितने को 60 न्यूटन का बल लग रहा है x अक्ष से कितने कोण पर, 60 अंश के कोण पर। तो अब बच्चों बताओ यहाँ पर क्या होगा, इसके दो घटक काम करेंगे, इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक को क्या हमेशा देखिए, ये क्या है, बल है ना, F है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्षैतिज घटक Fx और ये क्या हो जाएगा Fy, क्या होगा Fy। अब यहाँ पर क्षैतिज घटक हमेशा क्या होगा, F cos थीटा और ये क्या हो जाएगा F sin थीटा। तो यहाँ से अगर क्षैतिज घटक की बात किया जाए F cos थीटा, तो F का मान बच्चों कितना है, 60 है, और यहाँ पर cos थीटा का मान कितना, 60, तो 60 गुणते का 60 का मान बच्चों 1/2 काट दिया, कितना आएगा 30 दूना 60, तो 30 न्यूटन। तो जो क्षैतिज घटक है वो कितना, 30 न्यूटन। समझ में आ गया। अब ऐसे बच्चों ऊर्ध्वाधर घटक Fy, तो क्या हो जाएगा F sin थीटा, तो F का मान 60, sin थीटा का मान कितना है बच्चों 60, तो 60 गुणते इसका मान √3/2 कट गया, तो कितना है बच्चों 30√3, इतना न्यूटन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर एक वस्तु को हम ऐसे बल लगाकर खींचे, ऐसे बल लगाकर खींचे 60 अंश के कोण पर, तो वो उस पर इस साइड में भी बल लगेगा और इस साइड में भी बल लगेगा। आप लोग बचपन में देखते होंगे, जब आप मिठाई के डिब्बा या कोई मोटर गाड़ी वगैरह एक धागे से बांध के सड़क पर ऐसे पकड़ खींचते होंगे, मिठाई डब्बा आप लोग खींचे हो ना, तो जब आप खींचते हो तो बल तो बच्चों क्या होता है, एक कोण पर लगता है, एक कोण पर हम ऐसे पकड़ खींचते हैं, लेकिन वो हमेशा रोड को पकड़ के चलता है, वो रोड को हमेशा पकड़ के चलता है। समझ गए बच्चों, मतलब क्या कि अगर ये सड़क है और बच्चों यहाँ पर एक मान लो मोटर गाड़ी है, क्या कहते हैं, ये बच्चों क्या है, एक मोटर गाड़ी है। अब ये बच्चों क्या कहते हैं, मान लो ये मोटर गाड़ी है बच्चों, और ये आप ऐसे पकड़ खींच रहे हो, ठीक है। तो जब आप ऐसे पकड़ खींचते हो तो ये क्या करता है, आप खींचते तो ऐसे हो, लेकिन ये ऐसे चलता है और कभी कभी ऐसे भी चलता है, ठीक है, मतलब ऊपर भी उठता है। तो ये नीचे भी चलता है और इसका बल ऊपर, मतलब क्यों, ये कोण पर है, जब कोण पर होगा तो इसके दो बल कार्य करेंगे, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। अब जिधर का बल ज़्यादा रहेगा बच्चों, उधर वो अपना प्रभाव दिखाएगा, उधर क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। तो अगर बच्चों ये वाला घटक का मान ज़्यादा रहेगा तो ये सतह को पकड़ के चलेगा, अगर ये वाले घटक का मान ज़्यादा रहेगा तो वो बार बार ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्लियर, समझ में आ गया। अब बच्चों आगे देखते हैं एक सवाल और, ये आपको, अच्छा ये हम ही बता देते हैं या आप स्वयं कीजिए इसे, ठीक है, नहीं आएगा तो हम खुद बता देंगे। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दोगे। इसमें कहा एक बल का x अक्ष से झुकाव 60 अंश है। यदि बल का क्षैतिज घटक 40 न्यूटन है तो बल का ऊर्ध्वाधर घटक एवं परिमाण ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें 36 घटक दिया है, ध्यान दीजिएगा, और ऊर्ध्वाधर घटक और मेन बल का मतलब आपको अब इसका मान बताना पड़ेगा। इसका मान दे दिया है आपको, इस वाले का मान और इस वाले का मान आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे बच्चों देखते हैं कि सदिश, जैसे हम लोगों ने बात की है सदिश, तो बच्चों मान लो सदिश हमारे पास एक सदिश ए वेक्टर है, ये 2i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप,
ये बच्चों एक सदिश है। तो ये बच्चों अगर ये सदिश है तो इसमें क्या होगा, इसका ये मतलब है ये आई कैप मतलब तीन के तीनों दिशाओं में है, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। तो कहा जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, परिमाण कितना होगा, मापांक कितना होगा। मैग्नीट्यूड या मापांक या परिमाण कितना होगा। तो अगर बच्चों माड ए वेक्टर निकाले, मैग्नीट्यूड, मापांक या परिमाण, तो हमेशा क्या करना, सीधा स्क्वायर रूट लगाना आप। अब यहाँ पर आई का यहाँ पर क्या है, गुणांक कितना है, 2 का स्क्वायर, चिन्ह सहित लेना। यहाँ +2 है तो +2, बीच में प्लस। यहाँ कितना है +3 तो 3 का स्क्वायर। यहाँ कितना है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 9 8 17। तो इसका मान बच्चों कितना हो जाएगा, √17। तो ए वेक्टर का बच्चों मान कितना आ गया, √17 आ गया। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे हमारे पास अगर 2 3 हम यहाँ लिख दें, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, आप इसका मापांक बताइएगा। अगर मैं लिख दूं बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, आप इसका बताइएगा। अगर बच्चों मैं लिख दूं सी वेक्टर बराबर आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप, तो आप इसका बताइएगा। इन तीनों का आंसर आप लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों। अब अगर बच्चों यहाँ से बात करें आगे, जैसे हमने लिख दिया बच्चों, एक मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, थोड़ा आप समझ लो अच्छे से। जैसे मैंने लिख दिया ए वेक्टर बराबर 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप -4 के कैप। अब बच्चों इसका परिमाण हमें जानना है, तो क्या होगा, ए वेक्टर बराबर स्क्वायर रूट हमने लगाया, यहाँ +5 है तो 5 का स्क्वायर, यहाँ +6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस। अब बच्चों देखो यहाँ -4 है तो हम क्या लेंगे, -4 का स्क्वायर, याद रखना। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 5 25, 6 6 36, और ये क्या हो जाएगा, -4 गुणते -4 क्या हो जाएगा, हमेशा प्लस हो जाएगा। तो ये अब इसको जोड़ लो, जो मान हो जाए वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़, जैसे मैं लिखूँ कि ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो बच्चों यहाँ पर हमने कह दिया ए प्लस बी वेक्टर का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण। इसका बच्चों परिमाण मतलब इसका परिमाण हमें निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इन सदिशों को जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और फिर प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब बताओ बच्चों, 2 आई को जोड़ेंगे, यहाँ कितना है 1, 2 1 कितना 3 आई कैप और ये 3 2 5 जे कैप। तो ये बच्चों आ गया इसका जोड़। अब अगर हम a प्लस बी का माड निकाला तो क्या हो जाएगा, यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कितना है 5 का स्क्वायर। तो 3 त्रिका 9, 5 5 25 और यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 34। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का परिमाण। तो ऐसे बच्चों यहाँ पर इनका अलग अलग, अब देखिए यहाँ पर इस सवाल में आपको क्या निकालना है, माड ए वेक्टर, यहाँ पर क्या निकालना है, माड बी वेक्टर, यहाँ पर क्या निकालना है, माड सी वेक्टर। लेकिन आपको एक काम और करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी का माड भी निकालना है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगले हम लोग क्लास में जब आएंगे तो और चीज़ें देखेंगे। ठीक है बच्चों।